नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे घर्षण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की, जिसमें अपन ने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसी श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने को 14 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी, 14 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे है, किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे है, जिससे वह 45 डिग्री का कोण बनाती है, जिससे वह 45 डिग्री कोण बनाती है। सीढ़ी और दीवार, सीढ़ी और भूमि, तो सीढ़ी और दीवार, फिर सीढ़ी और भूमि, सीढ़ी और भूमि के भार के मध्य, के भार के मध्य घर्षण गुणांक क्रमशः, जो घर्षण गुणांक दे रखे हैं, घर्षण गुणांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। यदि एक मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है, यदि एक मनुष्य जिसका भार, एक ऐसा मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है, सीढ़ी के भार का आधा है, मतलब अगर उसका भार W है तो इसका भार W/2। सीढ़ी पर चढ़े तो, अगर ये आदमी जो मनुष्य है वो अगर सीढ़ी पर चढ़े तो, जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है, चढ़े तो वह कितनी दूरी पर या कितनी दूर पर चढ़ जाएगा, तो वह कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा जब सीढ़ी फिसलने वाली हो, जब सीढ़ी फिसलने वाली हो, फिसलने वाली हो, मतलब लास्ट स्टेज ये कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा कि अब इसके बाद में अगर एक कदम भी रखा तो सीढ़ी फिसल जाएगी। तो ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा जब सीढ़ी फिसलने वाली हो। यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे निचले सिरे पर खड़ा हो, यदि अब कोई बालक सीढ़ी के निचले सिरे पर खड़ा हो, निचले सिरे पर खड़ा हो तो उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ताकि मनुष्य सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जाए, ताकि मनुष्य सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ 14 मीटर लंबी एक समान सीढ़ी है। ये किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, जिससे वह 45 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी और दीवार, सीढ़ी और भूमि के भार के जो मध्य है वो घर्षण गुणांक क्रम से कितना है, 1/3 और 1/2 है। यदि एक मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का अगर आधा है, वो सीढ़ी पर चढ़े तो वह कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा जब सीढ़ी फिसलने वाली हो। तो बात करें अपन, देखो भूमि की, ये तो हो गई भूमि, ये हो गई दीवार, इसके ऊपर एक सीढ़ी लगाई गई है तो ये सीढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ सीढ़ी का नाम दे देते हैं अपन AB। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र माना अपन ने यहाँ पे G, जिसका भार कितना है W। इसका जो अपन ने यहाँ देखा है कि घर्षण गुणांक किन किन का, सीढ़ी और दीवार, तो सीढ़ी और दीवार, ये सीढ़ी और दीवार,
इसका घर्षण गुणांक कितना है 1/3। तो इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया है ये अपन ने क्या मान ली S, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया क्या मान ली R। इसमें जो घर्षण बल लगेगा तो जब CD इधर फिसलेगी तो घर्षण बल इधर कार्य करेगा, इसमें घर्षण बल तो ये नीचे की ओर फिसलेगी तो घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। यहाँ घर्षण गुणांक का मान कितना है CD और दीवार के बीच में तो है 1/3, CD और भूमि के बीच में 1/2, तो ये तो हो गया 1/2R क्योंकि म्यू R होता है। और इसमें क्या हो जाएगा 1/3 और S। ठीक है। अब एक व्यक्ति है ये जिससे मैं ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे खड़ी है जिससे मैं 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये एंगल कितने का दे रखा है 45 डिग्री का दे रखा है। और क्या दे रखा है कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा, तो जो आधा भार वाला व्यक्ति है, अब CD का भार अपन ने कितना माना है W, इससे आधा भार W/2 भार वाला, W/2 भार वाला जो व्यक्ति है वो CD से कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा। तो सपोज करें ये यहाँ पे आ गया है, वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पे आया, ये बिंदु G हो गया और इस बिंदु का नाम क्या दे देता हूँ C। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी पर चढ़ गया ये, तो इस बिंदु से ये अक्ष दूरी पर चढ़ गया। इसमें इस जगह जो व्यक्ति खड़ा है उसका भार इस CD के भार का आधा है, इसलिए क्या हो गया W/2 भार हो गया। ठीक है। यहाँ बिंदु क्या नाम हो गया O। ये सारे बिंदु अपने पास में इस प्रकार से मौजूद रहेंगे। ओके। अब अपन बात करते हैं ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे आप डिफ़ाइन करने के लिए कि माना AB कोई CD है जो दीवार OB के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी जो थ्योरी लिखोगे वो क्या लिखोगे कि माना AB कोई CD है जो दीवार OB के सारे 45 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु B पर प्रतिक्रिया S तथा बिंदु A पर प्रतिक्रिया या अभिलंब प्रतिक्रिया R है। इसमें बिंदु B के ऊपर जो घर्षण बल लग रहा है वो घर्षण बल 1/3S तथा बिंदु A पर घर्षण बल 1/2R है। ओके। अब मान लेते हैं अपन कि माना कि व्यक्ति बिंदु C तक चढ़ जाता है, बिंदु C तक चढ़ जाता है। बिंदु C तक चढ़ जाता है जहाँ AC बराबर क्या है अक्ष है। ओके। यहाँ तक का अपने को डिफाइन करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके जो डायग्राम अपन ने बनाया इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जब सीमांत संतुलन में होगा, जब व्यक्ति इस बिंदु पर पहुँच जाएगा तो लास्ट स्टेज है ये घर्षण की कि अब इससे आगे अगर जाएगा तो ये CD क्या हो जाएगी फिसल जाएगी। तो क्या लिखेंगे सीमांत संतुलन की अवस्था में सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि ये बल आपस में एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हुए उसको संतुलन में बनाए रखेंगे। अब कौन सा बल किसको संतुलन में रखेगा, तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो इधर ये S है जो इस डायरेक्शन में है, तो इधर की डायरेक्शन में एक ही बल कार्य रहता है और वो कौन सा है R/2। तो यहाँ से मान आया S बराबर R/2, समीकरण नंबर 1। फिर और नीचे की तरफ जो कार्य रहता है तो एक तो W और एक W/2 है। इधर देखा जाए तो एक तो R है और एक S/3 है, तो R प्लस S/3, भाई R और S/3 दोनों ऊपर की ओर है। इन दोनों को नेग्लेक्ट कर रहा है कौन W प्लस W/2। यहाँ R का मान S का मान चाहे तो R का रख दें, यहाँ से R का जो मान बनेगा वो R बराबर क्या बना देगा 2S बनाएगा। R का मान 2S लिखा तो 2S प्लस S/3 बराबर 2W, ये 3W हो गया बाई 2, 3 2 6S और 1 7S बटे 3 बराबर 3W/2। S का मान अगर बनाए तो S बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 × 3 9W बटे 7 × 2 14। S का मान आ गया 9W/14। ओके। R का मान 2S के बराबर है तो S का मान 9W/14। चाहे तो अपन यहाँ से R का मान भी बना सकते हैं, तो R का मान अपने पास में क्या बना लेगा, जैसे R बराबर 2S है, S बराबर 9W/14, तो R बराबर R का मान है 2S के बराबर, तो 2 × S करेंगे तो यहाँ से क्या बनाएगा, देखो 9 दूनी 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 9W/7, ये R का मान आ गया। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं, जैसे इसने एंगल दे रखा है ये बी वाला 45 डिग्री का, तो हमने ये देखा था कि जहाँ एंगल दे रखा है उसके जस्ट दूसरी साइड वाला जो बिंदु उसके सापेक्ष अपन आघूर्ण लेके चलते हैं। तो बिंदु ए के सापेक्ष अगर आघूर्ण लें, बिंदु ए के सापेक्ष क्या करेंगे, आघूर्ण लेने पर, अब बिंदु ए के सापेक्ष जब आघूर्ण लेके चलेंगे तो बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण के अंदर अपने पास में किस किस के आघूर्ण जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाने हैं। भाई कौन कौन से ऐसे हैं, तो जो बिंदु ए से गुजरने वाले बल हैं उनके तो सभी के आघूर्ण क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो कौन कौन से बल हैं यहाँ पे, एक तो देखो ए से गुजर रहा है r/2 वाला बल, ए गुजर रहा है r वाला, तो इन दोनों का तो आघूर्ण क्या हो गया, जीरो। अब बचा अपने पास में एक तो W, W/2, S और S/3, चार बल ऐसे हैं जिनके आघूर्ण ए के सापेक्ष लेंगे। अब इनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अपन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। तो W और W/2 दोनों ही इसको कौन सा राउंड देंगे, क्लॉकवाइज राउंड देंगे, और क्लॉकवाइज में कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। ये जो S है तो S इसको किस तरीके से घुमाएगा, इधर से घुमाएगा ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये भी कैसा है, S/3, ये भी कैसा होगा, एंटी क्लॉक, क्योंकि इधर जा रहा है ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, भाई W जो है तो माइनस का होगा, माइनस का W इंटू इसकी क्रिया रेखा की सीधी दूरी, तो W की क्रिया रेखा की सीधी दूरी अगर देखें तो अपने पास में जैसे A आ रहा है ना, अगर और ये 45 का है अपने पास में, तो बात करें अपन इस दूरी की, देखो ये क्रिया रेखा है W की, ये W की क्रिया रेखा हो गई, इधर से सीधी दूरी देखे बिंदु A से, तो इसकी दूरी ये है। अब इस दूरी का मान कैसे बनाएंगे, तो ये 45 का है, ये 90 डिग्री का एंगल होता ही है, ये 45 का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 45 का, भाई ये भी तो 45 का होगा। और अगर ये 45 का है तो इस पोजीशन या इस सिचुएशन में यहाँ थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और थीटा के सामने की भुजा अगर लंब होती है, वैसे तो ये भी 45 का ही होगा, तो आधार से भी ले सकते हैं और चाहे तो आप लंब से भी ले सकते हैं। ये 45 का है, ये 45 का बन जाएगा और इसके साथ ये भी 45 का बन जाएगा। तो अगर इससे लेंगे आप तो क्या बनाएगा यहाँ से कि ये थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब में क्या आते हैं, साइन, तो ये साइन 45 आ जाएगा अपने पास में, माइनस का W और ये आ गया साइन 45, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे चलें तो माइनस का W/2 दूसरे वाला बल, W/2 वाला जो बल है ये W/2 वाला बल, इसकी भी क्रिया रेखा यही बनेगी और इसकी क्रिया रेखा अगर ये बनेगी तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का होगा, और ये एंगल भी अगर 45 का है तो इसके सामने की भुजा ये भी क्या रहेगी, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा की बिंदु ए से दूरी, तो ये भी क्या है, दूरी है, और इसमें भी क्या लेंगे अपन, साइन 45, तो W/2 क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। फिर दो बल रह गए, एक तो रह गया S, तो S कैसा आएगा, पॉजिटिव। S को पॉजिटिव लिया तो इसकी क्रिया रेखा जो है, इस बल की क्रिया रेखा ऐसी जाएगी, तो यहाँ से सीधी दूरी ये बनेगी, तो ये दूरी OB के बराबर होगी। OB का मान कैसे निकाले, तो इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, भाई ये जो 45 डिग्री दे रखा है, इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग इसका मान क्या बनाएगा, ये 45 सामने भुजा लंब हो गई तो ये आधार हो गया, और आधार हो गया तो क्या बनाएगा, ये S cos 45 डिग्री प्लस S/3, S/3 के साथ में, तो S/3 की क्रिया रेखा ये है और इसकी दूरी यहाँ से ये बनेगी, तो 45 के सामने की भुजा लंब, तो यहाँ आ गया S/3 और आ जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर 0, क्योंकि आघूर्णों का जो बीजीय योग है वो बीजीय योग कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। यह आघूर्णों का बीजीय योग 0 आया। अब यहाँ साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का भी मान 1/√2। इन सभी में से जो √2 है, भाई साइन 45, कॉस 45 और साइन 45, इन सभी मानों को अगर अपन यहाँ से हटाएं, भाई ये जैसे दोनों नेगेटिव है, अगर इन दोनों नेगेटिव मानों को इधर ला के अपन पॉजिटिव बना दें तो क्या बनाएगा, S cos 45, तो S/√2
फिर आ जाएगा प्लस s बाई 3√2, यही बनेगा, बराबर यह आ गया w बाई √2 प्लस w बाई 2√2। इसमें से √2 ये कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बना, s प्लस s बाई 3 बराबर w प्लस w बाई 2। हल करेंगे तो 3s और 4s बाई 3 बराबर ये कितना बना, 2 और 1 2w और 1 3w, 3w बटे 2, यही आएगा। और यहाँ से अपने पास जो मान आ रहा है, 1 मिनट, अपन ने क्या लिखा है यहाँ से, अच्छा ये 45 का जो मान बन रहा है, इसमें 1 मिनट भाई, अपन अक्स का यूज करना चाह रहे हैं, अपन अक्स का मान बनाएंगे ना। तो यहाँ से देखो अक्स का यूज कहाँ से करें, ये 45 का मान है और 45 में देखो कर्ण दे रखा है, सॉरी, इस 45 डिग्री वाले कोण में देखो अपने को ये दूरी चाहिए और ये थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। फिर थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो अपने पास जो मान बनेगा, लंब और कर्ण में जो रिलेशन है, लंब और कर्ण, और लंब में अपन ने क्या लिखा है, w/2 के लिए साइन 45 लिखा है ना। साइन 45 इज इक्वल क्या लिखा जा सकता है, तो अपन ने यहाँ पे देखो दूरियाँ, सॉरी दूरियाँ नहीं लिखी, अपन ने एंगल लिखा है केवल। -w के लिए देखो ये w है, इसके लिए ये गुरुत्व केंद्र है, और गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, CD के बिल्कुल मध्य बिंदु पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि CD की लंबाई 14 मीटर है, इसलिए 7 मीटर इधर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी, 7 मीटर। तो ये कितना बना, ये 45 है, इसके सामने की भुजा ये लंब, तो 7 साइन 45 बनेगा पहले वाले के लिए, W के लिए। तो ये 7 साइन 45 आएगा। इसमें ये साइन 45 है, तो इसके लिए देखो यहाँ लंब, कर्ण का मान x है, तो लंब का मान क्या आ जाएगा, x साइन 45, ये x आएगा इसके गुणा में। फिर आगे चले तो आगे वाले बिंदुओं के लिए ये क्या बनाएगा, s के लिए। तो s में देखो ये s है, इसकी क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है, तो ये दूरी रहेगी इस बिंदु से दूरी, ये इस प्रकार से, क्योंकि ये यहाँ जाएगी तो ये दूरी इसके बीच की रहेगी। तो ये दूरी, अब इसकी दूरी कितनी है, 14 मीटर। ये 45 का एंगल है, तो ये क्या है इसमें आधार, तो क्या बनाएगा 14, ये s × 14 है cos 45। s/3 के लिए देखें तो s/3 के लिए 14 के लिए क्या आ जाएगा, साइन 45। तो 14 s/3 और 14 साइन 45, ठीक है। अब यहाँ चाहें तो देखो साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। मैंने काटा इसलिए क्योंकि ये सारे मान इधर आके क्या हो जाएंगे, √2 जो बट्टे में आएगा वो इधर आके क्या बना देगा, 0। ये माइनस का 7w, ये माइनस का xw/2। तो यहाँ दोनों को जब इधर लेके आए तो दोनों के दोनों w किसके हो जाएंगे, प्लस के, और s के पद क्या क्या बचेंगे, तो 14s प्लस क्या बना, 14s/3 बराबर ये हो गया 7w प्लस xw/2। इसमें से s को कॉमन निकाल लिया तो 14 + 14/3। इसमें से w को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 7 + x/2। यहाँ से 14 × 3 42, और इसके साथ साथ जब हल करेंगे 42 + 14, तो 42 और 14 कितने हो गए अपने पास में, यहाँ से अगर 56 हो गए तो क्या बनाएगा, s × 14 × 3 42, तो 56/3 w × 7 + x/2। s का मान रखते हैं, s का मान आया 9w/14, 9w/14 × 56/3 बराबर w × 7 + x/2। 1w से 1w कैंसिल, 14 × 1 = 14, 14 × 4 =
56, 3 1 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 कितना आया 12 बराबर 7 प्लस x बटा 2, यहाँ से मान बनेगा 7। 12 में से 7 लेस किए तो 12 माइनस 7 बराबर x बट्टा 2 कितना बनेगा 5 बराबर x बट्टा 2, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। मतलब वो व्यक्ति जो 14 मीटर की लंबाई सीढ़ी पे चढ़ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा, तो वो जब संतुलन की अवस्था में जब तक रहेगी तब तक वो 10 मीटर की दूरी पर चढ़ चुका होगा। तो लिखेंगे अतः व्यक्ति भूमि से या सीढ़ी पर 10 मीटर की दूरी, जो 10 मीटर की दूरी है वो चढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये थी अपने पास में कि वो कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा, तो 10 मीटर की दूरी पर वो चढ़ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी सेकंड परिस्थिति कि एक बालक जो है वो सीढ़ी के निचले सिरे पर खड़ा है और उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए ताकि मनुष्य जो है वो सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जाए। तो दूसरा बालक है, तो सेकंड डायग्राम बनाते हैं अपन। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि एक दूसरा बालक है, ये सीढ़ी हो गई ए बी, इसका प्रतिक्रिया ये आर, इसकी प्रतिक्रिया एस, इधर घर्षण बल लग रहा है 1/2R, इधर घर्षण बल लग रहा है 1/3S। अब एक व्यक्ति जो है वो जो W/2 जो आधे भार वाला है, सीढ़ी का आधे भार वाला, वो उसकी चोटी पर पहुंच जाता है। तो चोटी पर पहुंचेगा यहाँ पे, तो इस जगह जब पहुंचने पर इसका भार जो W/2 है वो यहाँ आ जाएगा। छड़ का या सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र W बीच में ही रहेगा। इस बिंदु पर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है। अब इस बिंदु के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसका भार कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और उसका भार नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब मान लेते हैं W1 का भार जो है, या W1 भार का व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा है, बिंदु ए पे खड़ा है। तो माना W1 भार का व्यक्ति जब सीढ़ी के निचले स्तर पर खड़ा है तो व्यक्ति सीढ़ी की चोटी या व्यक्ति चोटी पर पहुंच जाता है। ठीक है, कि जब व्यक्ति ये यहाँ खड़ा है तो व्यक्ति जो है वो चोटी तक पहुंच जाता है, और अगर चोटी तक ये पहुंच गया, भाई कहाँ पहुंच जाता है, चोटी पर, तो जब ये चोटी तक पहुंच जाता है तो इसके बाद में क्या होगा, सीमांत संतुलन की अवस्था लिए टोटल 14 मीटर है, इसमें से ये हो गई 7 मीटर, इसमें से ये हो गई 7 मीटर। तो इसमें भी संतुलन की अवस्था अगर लें, संतुलन की अवस्था में कौन सा बल किसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ अपने पास जो नए प्रतिक्रिया बल हैं, अब चाहे तो देखो प्रतिक्रिया बल यहाँ अगर देखा जाए तो W1 भी लग रहा है, सीढ़ी का भार भी लग रहा है और W1 भी लग रहा है, तो दो भार यहाँ पे कार्यरत हैं, इसलिए इसका जो प्रतिक्रिया बल है तो उसकी तरह R न रहकर अपन क्या मान लेते हैं, R1, और इसमें भी S न मानकर क्या मान लेते हैं, S1, क्योंकि यहाँ भी तो भार एक दूसरा और W/2 और लग रहा है। तो S1 अगर मान ले तो ये S1/3 हो जाएगा, ये W/2 R1 ये हो गया 1/2 R1, क्योंकि घर्षण गुणांक का तो मान सेम रहेगा। तो ये हो गया 1/2 R1, और ये R1 प्रतिक्रिया हो गया, वो S1 हो गया। अब संतुलन की अवस्था में अगर देखें तो कौन कौन से बल ऐसे हैं जो एक ही तरफ कार्यरत हैं, देखो एक तो R1 और एक S1/3, ये दोनों एक ही तरफ कार्यरत हैं, इसलिए R1 प्लस S1/3 बराबर, ये तो ऊपर की ओर है, तो नीचे की ओर कार्यरत बल कौन कौन से, तो W1 फिर W और W/2, तो W1 प्लस W प्लस W/2, ये तीनों बल जो है वो नीचे की ओर कार्यरत हैं।
और यहाँ से जब इसको हल करें तो R1 प्लस S1/3 बराबर ये हो गया W1 प्लस 3W/2, समीकरण नंबर 1। दूसरा और देखें तो इधर कार्यरत है R1/2 और इधर कार्यरत है S1, तो यहाँ S1 बराबर क्या हो गया R1/2। भाई S1 बराबर R1/2 और S1 का मान अगर R1/2 है तो यहाँ से वापस इस समीकरण 1 से ये समीकरण क्या ले ली 2, लिखेंगे समीकरण 1 से। चाहे तो R1 को गायब कर दें यहाँ से, R1 को अगर गायब करेंगे तो R1 का मान कितना बनेगा 2S1, 2S1 प्लस S1/3 बराबर W1 प्लस 3W/2। ये कितने हो गए 3 2 6 7S1, 7S1/3 इज इक्वल W1 प्लस 3W/2। ये ऐसा आया। अब यहाँ से अगर S1 का भी मान बनाए अपन तो S1 बराबर क्या आ जाएगा, S1 बराबर ये हो गया 3W1 या W1 प्लस 3W/2 को तो रख लिया कोष्टक में और 3/7 रख लिया अपन ने बाहर। ये मेरे पास में S1 का मान आया 3/7 और ये हो गया W1 प्लस 3W/2। ओके, अब यहाँ जो S1 का मान आया है, अब बात करें अपन इसी डायग्राम से कि अगर इसका आघूर्ण लेके चलें अपन, ये वही 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उसी बिंदु A के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर जब बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेके चलेंगे तो बिंदु A के सापेक्ष तो A से गुजरने वाले बल तो हो गए 0। अब बच्चे कौन से W/2 S1 और S1/3। इसमें W/2 ये तो इसको घुमाएंगे कौन सी दिशा में, ये कौन सा राउंड है भाई, क्लॉकवाइज राउंड है, ठीक है। और तो क्लॉकवाइज राउंड में कैसा होगा नेगेटिव, और ये कौन सा, इसका और इस दोनों का राउंड कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। तो क्या बना माइनस का W। अब माइनस का W इसके साथ में क्या आएगा, तो इसकी क्रिया रेखा है ये एंगल है 45 डिग्री का, तो इसके सामने की ये भुजा है 7, तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। लंब का मान चाहिए तो लंब का मान कितना आ जाएगा 7 sin 45, 7 sin 45, ठीक है। फिर इसके बाद में W/2, तो W/2 भी किस में आएगा माइनस के अंदर। इसकी क्रिया रेखा ये है तो इसकी दूरी ये बनेगी 45 के सामने की भुजा लंब, ये 7 और 7 14, तो कितना बनाएगा 14 sin 45। फिर आगे चले तो S1 के लिए अगर देखें तो S1 इसको घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज में। S1 की क्रिया रेखा की दूरी हो गई ये है, और ये दूरी बराबर रहेगी। 45 के लिए किसका काम करेगा आधार का, और आधार का काम करेगा तो 14 के लिए आधार के साथ में क्या संबंध आएगा S1 14 cos 45, ठीक है। और इसके साथ में प्लस नेक्स्ट वाला S1/3 बचेगा, तो S1/3 इसके गुणा में तो S1/3 की क्रिया रेखा है ये, तो इसके लिए दूरी ये आएगी, ये 45 के सामने की भुजा लंब, तो 14 के लिए ये क्या रहेगा साइन का काम करेगा, 14 sin 45 डिग्री बराबर कितना हो गया 0। अब देखो sin 45 cos 45 sin 45 सबका मान 1/√2 होता है, इसलिए जो √2 रहेगा ना वो कहाँ चला जाएगा 0 में। क्या बनेगा यहाँ से माइनस का 7W, माइनस का W, ये 14 है ना, तो यहाँ से आप ये माइनस का 7W है, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7, तो माइनस का 7W एक और आ गया, प्लस S1, ये 14S1 हो गया, प्लस 14S1/3 बराबर 0। इन दोनों में से S1 कॉमन लिया तो 14 3 42, 42 और 14 56, 56 S1/3, और ये दोनों कितने हो जाएंगे इधर आके माइनस के 7 और 7 कितने हो गए 14W। S1 का मान अगर रखा यहाँ पे एक चीज़ और, हाँ S1 का मान रखा तो S1 का मान है वो यहाँ रखेंगे, तो चाहे तो देखो 56 और 3 को अगर काटें 14 1 14 और 14 4 56, ये 4/3 इधर आके 3/4 बना देगा, तो S1 बराबर क्या बनेगा 3/4W।
S1 का मान और ये S1 का मान जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 W बराबर 3/7 W1 प्लस 3W/2। हल करेंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये 7 को इधर भेजा तो 7/4 W, तो मान आया मेरे पास में, इसे हल करेंगे तो ये 7/4 W ठीक है, बराबर W1 प्लस 3W/2, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो W1 बराबर 7W/4 माइनस 3W/2। एलसीएम लिया इनका, 4 का 2 का लघुत्तम 4, यहाँ से तो केवल 7W ही आ जाएगा, माइनस 2 से क्या 2 बार डिवाइड, 2 से 3 तो 6W, 7W में से 6W लेस किए तो W/4, और यहाँ मान कितना आया W1 के। इसका मतलब कि CD के निचले स्तर पर कितने भार का व्यक्ति खड़ा रहे, तो यहाँ CD के भार का 1/4 भार का, मतलब 1/4 भार का अगर व्यक्ति अगर वहाँ CD के निचले स्तर पर अगर खड़ा होगा, CD के अगर निचले स्तर पर W1 का मतलब W/4 भार, और W क्या था, CD का भार था, तो CD के भार का 1/4 भाग वाला व्यक्ति अगर इसके नीचे वाले स्तर पर खड़ा होगा, तो वो जो आधे भार वाला व्यक्ति है ना, W/2 भार वाला व्यक्ति, वो W/2 भार वाला व्यक्ति क्या चढ़ जाएगा, इसके ऊपरी स्तर पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आप मोस्टली ये ध्यान में रखिए, जो आप डायग्राम बना रहे हैं सबसे पहले तो उसको डायग्राम बना के डिफाइन करना है। मैंने यहाँ डिफाइन किया नहीं था, तो आप डिफाइन करोगे पहले, जो भी अपन ने माना है वो सारी चीज़ें इसमें लिख दोगे। ओके, लिखने के बाद में फिर शुरुआत करेंगे अपन इसमें जो संतुलन की अवस्था है उस संतुलन की अवस्था की। तो जो भी समीकरण बनते हैं इसमें जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, देखो इन दोनों अभिलंब प्रतिक्रियाओं को क्या करने की कोशिश करते हैं, हम हटाने की कोशिश करते हैं। उनका मान जो है वो अपन किसी दूसरे पदों में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे R हो चाहे S हो। तो जो भी दो समीकरण बनेंगे उनमें से किसी एक की अभिलंब प्रतिक्रिया को लेकर दूसरे की अभिलंब प्रतिक्रिया में रखेंगे, या दूसरे के समीकरण में रखेंगे और वहाँ से दूसरे अभिलंब प्रतिक्रिया का मान निकाल लेंगे। ऐसा ही किया है। फिर बात करेंगे अपन आघूर्ण का मान। अब आघूर्ण का मान कहाँ से निकाला जाएगा, तो जो एंगल अपने को दे रखा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड 90% ऐसा ही होता है, जो एंगल दे रखा होता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाले बिंदु के सापेक्ष अपने को क्या लेना है, आघूर्ण लेके चलना है। उस आघूर्ण का बीजीय योग क्या करेंगे, 0। तो यहाँ से हमारे पास में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। एक तो कि वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा कि सीडी ना फिसले, ओके, लास्ट स्टेज पर, तो वो तो आया था अपने 10 मीटर की दूरी पर। फिर आ रहा है कि निचले इस बिंदु पर कितने भार का व्यक्ति खड़ा किया जाए कि व्यक्ति ऊपर वाले सिरे पर पहुंच जाए। तो हमने W1 भार माना था, जिसका मान आया W/4, मतलब 1/4 भार का व्यक्ति अगर निचले स्तर पर खड़ा किया जाएगा तो जो आधे भार वाला व्यक्ति है W/2 भार वाला व्यक्ति, वो W/2 भार वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, सीडी के ऊपरी स्तर पर या ऊपरी स्तर पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये इसी के सेम क्वेश्चन है आगे के भी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन आनत समतल। आनत समतल का मतलब है जो ढलान वाला समतल है। आनत समतल पर सीमांत जो संतुलन की अवस्थाएं होती है ढलान वाली स्थिति में, उसमें किस प्रकार से ये घर्षण बल वगैरह है वो कार्य करते हैं, वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।